हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1909 तक एक्ट आपने पढ़ लिया था और उससे पहले हम लोगों ने 1857 डिस्कस किया था। तो उस संदर्भ में आपने देखा होगा कि जब हम लोग 1861 एक्ट पढ़ते हैं या फिर 1892 पढ़ते हैं या फिर 1909 पढ़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कुछ ना कुछ कंसेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो दे रही थी इंडियंस को। और हम लोग एक चीज़ और देखते हैं 1857 एक्ट में कि जो एजुकेटेड मिडल क्लास होता है इंडिया का, जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडल क्लास होता है, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है 1857 एक्ट रिवोल्ट को। जब वो रिवोल्ट को सपोर्ट करता है और वो सपोर्ट इस बेसिस पे करता है या फिर ये सोच करके करता है या फिर इस आशा से करता है कि ब्रिटिश बाद में रीपे करेगा और भी रिफॉर्म्स आएगा और ब्रिटिश इंडिया को उस तरीके से डेवलप करेगा जैसे ब्रिटेन डेवलप हो रहा है। उन लोगों का कहीं न कहीं ये माइंडसेट रहता है, लेकिन ये पूरा उल्टा पड़ जाता है। देखता है कि जब 1857 का 1861 एक्ट आता है, उसके बाद जो ब्रिटिश का पॉलिसी रहता है, वो एकदम ही चेंज कर जाता है इंडियंस को लेकर के, क्योंकि 1857 रिवॉल्ट हुआ था। तो इस ये सब जो चेंज होता है, तो आने वाला जो 30 साल या वैसे नेशनलिज़्म तो स्टार्ट हुआ था उस वक़्त से, लेकिन और नेशनलिज़्म तो मान लीजिए कि अभी तक ग्रो ही कर रहा है। तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन उस वक़्त जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और नेशनल अवेकनिंग का जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग उसमें देखेंगे कि वहाँ कैसे स्टार्ट होता है और वो कौन-कौन सा ऐसा फैक्टर होता है। देखिए, नेशनल अवेकनिंग का और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का, उसका मिला-जुला के जो पॉइंट है ना, दोनों का सेम ही है। हम लोग पहले नेशनलिज़्म का देखेंगे, फिर उसमें से छाँट लेंगे कौन-कौन सा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के पीछे फैक्टर देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फैक्टर लेड टू द राइज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म। फैक्टर लेड टू द राइज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रखा है, आप देखोगे तो 3-4 बार, 5 बार, मतलब बीपीएससी ऑलमोस्ट 3-4 बार पूछा है। बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका ये लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, 38 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो हम लोग उसी तरीके से देखेंगे। हम लोग सबसे पहले नेशनलिज़्म समझते हैं। देखिए, ज़्यादा डीप में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वो पूरा पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा। हम लोग बेसिक-बेसिक समझते हैं कि नेशनलिज़्म और नेशन स्टेट जो है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, उसके बाद नेशनल स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको पता होगा स्टेट है, स्टेट का 4 अ, डायमेंशन आप कह लीजिए या फिर 4 ऑर्गन होता है या फिर 4 फैक्टर जो बनेगा, वो उसे हम लोग स्टेट कहते हैं। और नेशनल जो होता है ना, एक आइडेंटिटी टाइप से होता है कि एक कॉमन आइडेंटिटी को, तो उस वक़्त माना जाता था, जब ब्रिटिश था, वो इंडिया को एक नेशन नहीं मानता था। उसका कहना था कि इंडिया में डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, इवन डिफरेंट रीजन बहुत है। जैसे कि आप जब इंडिया का मैप देखोगे, मैं एक रफ मैप बनाता हूँ इंडिया का, तो आप मैप देखोगे तो ये साउथ इंडिया में कुछ अलग लैंग्वेज है, इधर गुजराती बोला जाता है, यहाँ मराठी बोला जाता है। मतलब आप इंडिया में देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल है, सॉरी 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज है 8 शेड्यूल में। तो आप देख सकते हो कि एक, मतलब ये मैं बता रहा हूँ जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, वैसे तो न्यूमरस लैंग्वेज है, बिहार में ही 4-5 लैंग्वेज है। डिफरेंट डायलेक्ट्स तो थाउज़ेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स इंडिया में बोला जाता है। तो इससे क्या था कि एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं था और यही चैलेंज जो था हमेशा जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, उनके सामने था और अंग्रेज़ यही चैलेंज पेश कर रहा था। जैसे आप देखोगे कि जैसे तिलक का स्टेटमेंट में भी देखोगे या फिर बैनर्जी का देखोगे, एसएल बैनर्जी का, तो वो लोग बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री अ, इन मेकिंग नेशन, ऐसा करके वो लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि नेशन इन मेकिंग का बात करते हैं वो लोग। नेशन इन मेकिंग। तो ये नेशन इन मेकिंग क्या है? कि मतलब इंडिया जो है वो एक कॉमन आइडेंटिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। बी इट अब अंग्रेज़ का मानना था कि हम लोग नेशन बनाएँगे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी एक था इंडिया में। लेकिन डिफरेंट आइडेंटिटी इंडिया में था। वैसे हम लोग देखेंगे, ये नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के कि इंडिया क्यों नेशन था? ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए, तो उस वक़्त का जो राइज़ था नेशनलिज़्म का, तो नेशनलिज़्म का राइज़ किसके अगेंस्ट हो रहा था? तो नेशनलिज़्म का जो राइज़ था, वो बेसिकली जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था नेशनलिज़्म। जैसे कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब कि अंग्रेज़ था, तो उसके विरुद्ध जो था, जैसे देखिए जो गुजरात का हो गया, गुजरात के लोग या फिर मराठा हो गया, फिर साउथ इंडिया जितने भी लोग थे, क्योंकि अंग्रेज़ जो था वो कॉमन एनिमी था। अब हम लोग एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि अंग्रेज़ जो था वो कॉमन एनिमी था, कॉमन एडवर्सरीज़ था सबके लिए। तो सब लोग इस और सबको अंग्रेज़ अंग्रेज़ से सब लोग त्रस्त था, सब पे वो ऑपरेशन कर रहा था। तो उसको अगेंस्ट करने के लिए अंग्रेज़ का विरोध करने के लिए, अंग्रेज़ को हटाने के लिए
सब लोग आप देखोगे कि जब कांग्रेस बनता है, कांग्रेस से पहले, तो आप देखोगे कि मद्रास महाजन सभा बनता है, बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनता है, तो ये सब क्या डिफरेंट-डिफरेंट रीजन में डिफरेंट-डिफरेंट जो स्मॉल न्यूमरस ऑर्गनाइजेशन बना था, वो क्या? वो अंग्रेज के ही खिलाफ था, जो बन रहा था सब कुछ। तो फिर वही आगे जाकर के फिर कांग्रेस बनता है, तो वो कांग्रेस का फॉर्मेशन का हो गया। अब हम नेशनलिज्म में देखते हैं कि नेशनलिज्म में जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, वही होगा कि इन इंडिया एज़ मेनी अदर कॉलोनी, जैसे कि आप आयरलैंड का एग्ज़ाम्पल ले लो। उस तरह इंडिया जैसे आयरलैंड में जैसे नेशनलिज्म का राइज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुआ था, फिर ग्रीस में हुआ था, जितना भी कंट्री है, सब में मिला-जुला के माना जाता है कि जो नेशनलिज्म था, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से निकला था। क्योंकि जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से निकला था इन द सेंस कि जब लोग अपोज कर रहे थे ब्रिटिश को, तो वो लोग को एक कॉमन आइडेंटिटी दिखा लोगों में कि ठीक है, सेम तरीका से क्यों ब्रिटिश जो था सेम तरीका से हर जगह ऑपरेट कर रहा था। तो उसी संदर्भ में लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग का एक कॉमन आइडेंटिटी बनता है। अब ये जो कॉमन आइडेंटिटी था, सिर्फ हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही फैक्टर था। एक मेजर फैक्टर था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, लेकिन सिर्फ वो फैक्टर नहीं था, उसके अलावा डिफरेंट-डिफरेंट उस वक़्त जो फैक्टर था, जिससे कि जो हमारा नेशनलिज़्म है, वो राइज़ होता है। तो हम लोग वो एक-एक करके देखते चलेंगे। 1 सेकंड। अच्छा, मैं फिर से हेडिंग लिख देता हूँ, फैक्टर्स, आप लोग लिखते चलिएगा, लेड टू द राइज़ इन इंडियन नेशनलिज़्म। अब देखिए, आपको नोट्स तो मिल जाएगा, तो नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, आप बस मेरे साथ कीवर्ड लिखना है आपको बस। जो मैं समझा रहा हूँ, वो समझना और आपको कीवर्ड्स लिखते चलना, क्योंकि नोट्स जो आपका, वो तो मिल ही जाएगा आपको। अब देखिए, पहला जो इंडियन नेशनलिज़्म का जो राइज़ है, उसमें हेल्प करता है, तो उसमें हेल्प करता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी जो है, पॉलिटिकल एंड, अब आपको ये लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन जो है नोट्स में मिल जाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी है क्या? आप देखिए कि जब अंग्रेज जो शासन कर रहा था, तो सब पे एक ही रूल था, जैसे आईपीसी था, तो पूरे इंडिया में आईपीसी लगा हुआ था। एक ही स्ट्रक्चर से पूरे पूरे देश में अंग्रेज रूल कर रहा था। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक सेंटर जब होता है, एक पॉलिटिकल एक कॉमन सेंटर होता है, जब वो रूल करता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो इससे एक सेंस ऑफ क्या लगता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों में फील होता है। क्योंकि अब इसमें देखिए, जैसे सेम लॉ है, अब सेम लॉ है इसमें, लॉ सेम है, जुडिशियरी सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेम है। जैसे आप आईएएस को देख लीजिए, या फिर जो भी आईपीएस, सब सब सेम है। तो इससे एक सेंस था कि चलो ठीक है, मतलब अंग्रेज कर रहा था, तो वो सब एक जैसा कर रहा था। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, कि इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। सेकंड आप लिखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब देखिए, वेस्ट से जो लोग पढ़ के आए थे, और वेस्ट से पढ़ के आए थे, तो वेस्ट में अब इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न आइडियाज था, जैसे आइडिया वेस्ट में क्या आइडिया था, लिबर्टी का आइडिया था, फ्रेटर्निटी का था, डेमोक्रेसी था। ये सब वेस्ट में से निकला हुआ आइडिया है। वेस्ट में जितना रिवॉल्यूशन, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी निकला, तो ये सब जैसे डेमोक्रेसी, तो रूसो का दिया हुआ आइडिया डेमोक्रेसी। आपको ये सब लिखना नहीं है, बस आप याद रखिए। तो अब ये लोग जब वेस्ट से पढ़ के आए, तो ये लोग देखते हैं कि यार ब्रिटेन में कुछ और चल रहा है, भारत में कुछ और चल रहा है। तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, ह्यूज डिफरेंस दिखता है। तो इस कारण से जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे, जैसे कि उस वक्त के वेस्टर्न एजुकेशन में से दादा भाई नौरोजी थे, जो विदेश से पढ़ के आए थे, या फिर जो भी बैरिस्टर थे उस वक्त के, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ये लोग जो भी वेस्टर्न से पढ़ के आए थे, या फिर वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ के आए थे, उन लोग जब ये आइडियाज़ देखते हैं ब्रिटेन में और इंडिया में, देखते हैं कि सेम गवर्नमेंट, सेम सेटअप, ब्रिटेन में कुछ और कर रही है, इंडिया में कुछ और कर रही है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए 2 तो ये हो गया, तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टर्न थॉट्स था, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, अब वेस्टर्न थॉट्स भी जो था, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न थॉट जो है, वो इंटर लिंक्ड है। 1 सेकंड। अब देखिए, जो मैंने रूसो का बात किया, या फिर आप जेएस मिल को ले लो, तो ये लोग का जो थॉट्स था, उससे इंडियंस बहुत इंस्पायर्ड थे। वेस्टर्न एजुकेटेड नहीं, नॉर्मली जो भी इंडियंस थे, वो लोग बहुत इंस्पायर्ड थे इस चीज़ से। तो ये भी एक कारण बनता है नेशनलिज्म को राइज़ करने में।
उसके बाद जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड इवेंट्स हो रहा था, जैसे कंटेम्परेरी वर्ल्ड इवेंट्स में हम लोग देखते हैं कि उस वक़्त जापान हरा देता है, रशिया को हरा देता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीस में मूवमेंट चलता है या फिर जो इटली में मूवमेंट चलता है, तो इन सब से भी इन्फ्लुएंस था हमारा नेशनलिज़्म। जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स, अब इंटरनेशनल इवेंट्स में जो ग्रीस में मूवमेंट चल रहा था, या फिर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ऑफ जापान, जापान का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, तो ये सब जो उस वक़्त का मूवमेंट था, वो इंस्पायर्ड करता है लोगों में। लोगों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, मतलब हम लोग भी अंग्रेज से लड़ सकते हैं, और एक बिलोंगिंगनेस लोगों में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेशनलिज्म का राइज़ में एक और बहुत बड़ा फैक्टर था। वो फैक्टर था प्री आईएनसी, जो जितने भी ऑर्गनाइज़ेशन थे, वो बहुत रोल प्ले किए थे। उसमें से एक द इम्पोर्टेंट का मैं बात करूँ, जैसे इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन एसएन बैनर्जी का जो था, एंड आनंद मोहन बोस। अब इंडियन एसोसिएशन को प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। क्योंकि इंडियन एसोसिएशन जो था, वो जैसे आईसीएस में जो एज कम कर दिया गया था, या फिर जो भी उस वक़्त का इवेंट हो रहा था, उसमें बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना। जैसे और एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, बॉम्बे डेंसी का, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब देखिए, ये जब भी आपको मान लीजिए कि अब कांग्रेस पे लिखना है, तो जब आप कांग्रेस पे अगर लिखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, तो आप जब दिखाइएगा कि जो प्री कांग्रेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाना है, तो आप हमेशा मैप के थ्रू दिखाइएगा। जो इंडिया का मैं एक रफ मैप बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये रफ मैप है, तो जहाँ-जहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ बन रहा था, मद्रास महाजन सभा यहाँ बन रहा था, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में बन रहा था। तो इस तरीके से आप मैप में दिखाइएगा, तो आपको ये एक चीज़, आप एक कॉमन चीज़ इसमें देखिए कि वेस्ट हो गया ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। आप देख रहे हो, हर जगह ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। तो यही सब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, लास्ट में लिंक करके फिर आईएनसी का फॉर्मेशन होता है। आईएनसी का फॉर्मेशन होता है, जो कि पैन इंडिया होता है। जो कि पैन इंडिया होता है, मतलब पूरे इंडिया में होता है। तो इस तरीके से जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे इसे, तो ये आप कोशिश करना कि एक छोटा-सा मैप कहीं भी पेज में बना, एक पेज में कहीं भी छोटा-सा मैप इस तरीके से बना करके, यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स में बना दिए एक मैप ऐसे करके, और यहीं पे आप दिखा दो कि ये चीज़ जो फॉर्मेशन होता है। और भी जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो आपको नोट्स में मिल, जैसे मद्रास महाजन सभा हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, इंडियन एसोसिएशन हो गया, या फिर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन और भी था उस वक़्त का। एक इम्पोर्टेंट और हम लोग देखते हैं आगे कि और क्या-क्या फैक्टर था, तो उस वक़्त का जो ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा फैक्टर करता है। क्यों? क्योंकि जो अब जो रेलवे आया, डलहौजी रेलवे लेकर के आता है, तो रेलवे से क्या होता है, पूरा इंडिया में कनेक्टिविटी होता है, पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी होता है, रेलवे हर जगह जाएगा। जब रेलवे हर जगह जाएगा, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। जो साउथ के लोग हैं, उनका आइडिया नॉर्थ में आएगा, जो नॉर्थ के उसका साउथ जाएगा, ईस्ट के वेस्ट जाएगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहा था। तो ये भी एक फैक्टर है नेशनल अवेयरनेस। आप अब इसमें आप रेलवे को ले लो एग्ज़ाम्पल, टेलीग्राफ को ले लो। अब इसी से रिलेटेड एक आप दे सकते हो, उस वक़्त का जो न्यूज़पेपर था। अब न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, जो भी आइडियाज़ था, न्यूज़पेपर इवन डिफरेंट-डिफरेंट पर्सनैलिटी को कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता था, और जो भी आइडियाज़ डिफरेंट-डिफरेंट सेक्शन से निकल के आ रहा था, वो न्यूज़पेपर डिफरेंट-डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट-डिफरेंट सेक्शन में पहुँचा रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मास को, जो भी मासेस था, उसको अवेयरनेस का काम कर रहा था। और अवेयरनेस क्यों, किस चीज़ को लेकर के? तो अवेयरनेस ब्रिटिश के पॉलिसी को लेकर के अवेयरनेस करना। तो ये सब जो रीज़न था, जैसे आप अमृत बाज़ार पत्रिका है, उसका आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, शिशिर घोष का। तो न्यूज़पेपर कितना 7 पॉइंट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, अभी हम लोग वो देखिए, अब इतना तो हम लोग देख रहे हैं नेशनल अवेकनिंग का, हम लोग फिर कांग्रेस का भी फैक्टर इसी में देख लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, रिलेटेड है दोनों एक-दूसरे से।
अब हम लोग रिएक्शनरी पॉलिसीज़, मतलब जो ब्रिट अब तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडियन साइड से क्या-क्या हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश का कौन-कौन सा पॉलिसी था जिससे कि ये फैक्टर इंडियन नेशनलिज्म राइज़ में हेल्प करता है। रिएक्शनरी ब्रिटिश ऑफिसर। अब इसमें आपको 3, अब वैसे पीटी में तो आप तो पढ़ते ही होंगे। अब इसमें आप 2 लोगों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, लिट्टन और कर्ज़न। देखिए, अब कर्ज़न का क्या है कि वो 1900 के बाद आता है, तो कर्ज़न का हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग अभी लिट्टन का ही देखेंगे। लिट्टन का 2-3 एग्ज़ाम्पल आप लोग जैसे नेशनलिज़्म के राइज़ में कर्ज़न का भी हाथ होता है, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज़्म को का राइज़ में बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है, लेकिन हम लोग अभी लिट्टन का देखते हैं, क्योंकि लिट्टन के पॉलिसी से ही आप जब देखोगे कि कांग्रेस का फॉर्मेशन में कैसे ये हेल्प करता है। जैसे लिट्टन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिट्टन के उसी टाइम पे दिल्ली दरबार, जब पूरा देश से भूखमरी था, फेमराइन था, तब लिट्टन जो था दिल्ली दरबार करवा रहा था। आर्म्स एक्ट, ये सब आपको एग्ज़ाम्पल पता होना चाहिए। और एक आप इसमें देख सकते हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, दिल्ली दरबार हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, और एक रिडक्शन इन द एज ऑफ आईसीएस एग्ज़ाम। एज घटा देता है, शायद 19 या 18 साल करता है, आप नोट्स में देख लेना एग्ज़ैक्ट, शायद 19 साल कर देता है। तो ये सब जो एक्ट था, अब ये सब लिटन लिटन का इसमें एक और आप लिख सकते हो, जो लिटन का पॉलिसी था, अफ़गानिस्तान में जो ये काम कर रहा था। अब इससे प्रॉब्लम क्या था कि अफ़गानिस्तान का जो वॉर था, वो इंडिया का वॉर नहीं था, वो ब्रिटिश का वॉर था। वो क्यों था? तो वो रशिया रशिया का जो अग्रेशन था उसके लिए। लेकिन अब इंडिया का अब अगर लिटन अफ़गानिस्तान में इंडिया को इन्वॉल्व कर रहा है, और अब जो सेकंड अफ़गान वॉर होता है, तो इसमें क्या होता है कि ह्यूज रिसोर्सेज़, मिलिट्री का रिसोर्स बहुत खर्चा होता है। तो बहुत पैसा खर्च होता है। इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं अर्ली मॉडरेट्स कि जब हमारा वॉर नहीं, तो हम लोग क्यों उस वॉर में शामिल हो रहे हैं। अब ये लिटन का था। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, वो है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल, अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो होता है, वो नेशनलिज्म का राइज़ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, 1883 इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, क्योंकि इसी कारण से इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है। और अब इसमें होता क्या है कि जो इंडियन जजेस होते हैं, उस इसमें होता क्या है कि जो इंडियन जजेस होते हैं, उनको जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होता है, उसको मतलब उस पे ट्रायल वायल चला सकता था। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा हो जाता है कि मतलब ये फिर मतलब वो लोग खुद को व्हाइट मैन, आपको पता है व्हाइट सुप्रीमेसी का बात वो लोग करता था। तो वो लोग मतलब अनफिट मानता है, जो मिसफिट मानता है इंडियंस को कि वो कर सकता है, और वुमेन को लेकर भी रहता है कि वुमेन्स, जो भी वुमेन रहेगी, उन लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं करता इंडियंस। इस तरीकों को लेकर के, तो इसमें क्या होता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। रेशियल अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आप किसी के रेस को देख करके आप ये डिसाइड कर रहे हो कि वुमेन को ट्रीट सही से नहीं करता है, वो जजमेंट सही से दे नहीं सकता है। तो ये, अब ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी। आप लिटन का 2 पॉइंट अगर भूल भी जाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी एग्ज़ैक्ट याद होना चाहिए। आपको फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में भी, और दोनों में आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, कितना पॉइंट हो गया था? 7। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, उस वक़्त का जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट था। उस वक़्त का सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्या कर रहा था? तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा था लोगों में। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा था लोगों में। लोग कॉन्फिडेंट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो हमारा जो पास्ट था, उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाता था। लोगों को याद दिलाया जाता था कि अंग्रेज़ क्या कर रहा था कि जो इंडियंस था, वो बोर्न टू मतलब रूल्ड, मतलब वो पैदा ही हुआ है, उसपे शासन, वो मतलब मिसफिट टू रूल है, इस तरह से।
तो ये लोग अपना हम लोग का जो ग्लोरियस पास्ट है, जैसे अशोक को लेकर के या समुद्रगुप्त को लेकर के जो भी ग्लोरियस पास्ट था, उसका एग्जाम्पल दे करके बताया जाता नहीं, हम लोग का जो पास्ट है बहुत ग्लोरियस है, हम लोग पूरे देश पे राज किए हैं, हम लोग का ये था, सब कुछ बताया जाता था। सोशल रिलीजियस इवन आप दयानंद सरस्वती का देखोगे तो गो बैक टू वेदास, तो वो क्या है? इसी चीज़ को तो दिखा रहा है। या फिर स्वामी विवेकानंद का देखोगे वेदांता, तो वो क्या है? यही सब चीज़ को तो दिखा रहा है कि हम लोग का जो पास्ट है या फिर हम लोग का जो कल्चर है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक तो हम लोग इल्बर बिट कंट्रोवर्सी देख ही लिए, तो इतना जो था इसमें एक आप और भी जोड़ सकते हो, वो सेम ही रिलेटेड ही है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट। अब ये सब जो फैक्टर होता है, ये कांग्रेस का फॉर्मेशन में या फिर अ, अर्ली नेशनलिस्ट जो होते हैं, अर्ली नेशनलिज्म का राइज़ में हेल्पफुल होता है। बाद में और हम लोग देखेंगे कर्जन के टाइम पे या फिर और भी कौन-कौन सा फैक्टर होता है जो 1900 के जो बाद होता है फैक्टर, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट क्या पूछे आपको, तो आपको यही सब जो जितना पहले पॉइंट बताया आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कांग्रेस का फॉर्मेशन में आप ये ध्यान रख सकते हैं, कांग्रेस का फॉर्मेशन में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी पे ध्यान रख सकते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन पे रख सकते हैं। अब कांग्रेस में 1-2 चीज़ और जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में 1-2 चीज़ और जोड़ सकते हैं कि उस वक़्त हो क्या रहा था ना, कि लोगों को एक पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों में था। पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों में था। लोग मतलब पॉलिटिकली जागरूक हो रहे थे राइट्स को लेकर के, डिफरेंट-डिफरेंट जो राइट्स था उनको लेकर के। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कांग्रेस क्योंकि आप जब देखोगे कांग्रेस जब फॉर्म होता है, तो कांग्रेस का जो कुछ डिमांड्स होता है, यही सब डिमांड होता है कि उसको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जगह दिया जाए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें बोलने के लिए जगह दिया जाए, वोटिंग दिया जाए। तो यही सब पॉलिटिकल जो अवेकनिंग है, यही सब तो हमको वोटिंग राइट्स दिया जाए या फिर बोलने का स्वतंत्रता दिया जाए, यही सब होता है। तो ये सब जो कारण था, जितना हम लोग कारण पढ़े हैं अभी, जितना कारण पढ़े हम लोग अभी, ये सारा कारण जो था, ये अर्ली नेशनलिस्ट के राइज़ में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोगों ने वो देख लिया कि कौन-कौन सा फैक्टर था जो कि अर्ली नेशनलिज़्म और अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट को राइज़ करने में हेल्प किया और कम्युनिकेट करने में हेल्प किया, मतलब जो पॉलिटिकल अवेकनिंग था, उसका कल्मिनेशन किन-किन चीज़ों को से लेकर के हुआ, वो देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस समझते हैं थोड़ा-सा। इंडियन अच्छा देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको बेसिक तो आपको पता है कि 72 डेलीगेट्स था, 1850 से बना था, गोकुल तेजपाल कॉलेज में बना था। बेसिक आपको पता है, ठीक? तो हम लोग उसमें नहीं जाएँगे क्योंकि अगर आपको लिखना है तो यही सब लिखना है, वो इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। हम लोग आईएनसी का डिफरेंट-डिफरेंट फेज़ डिस्कस करेंगे, कौन-कौन सा जो फेज़ था उसका डिफरेंट-डिफरेंट फेज़ क्या था वो डिस्कस करेंगे। अच्छा इससे पहले एक बात आईएनसी के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आईएनसी को ऐसा सोशल रिफॉर्म ऑर्गनाइजेशन नहीं लिखना है क्योंकि आईएनसी कभी सोशल रिफॉर्म ऑर्गनाइजेशन नहीं था, हमेशा एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन था। तो आईएनसी के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन था। अब पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन का मतलब है कि ये पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड कर रहा था, कभी सोशल रिफॉर्म्स के लिए नहीं बताता कि सती प्रथा को हटा देंगे, चाइल्ड मैरेज कम कर देंगे, मतलब चाइल्ड मैरेज को हटाना है या फिर ये खत्म, इसके लिए कांग्रेस कभी नहीं था। कांग्रेस हमेशा पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन था जो कि लिबर्टी का बात कर रहा था, अ, वाइसरॉय काउंसिल में सीट्स का बात कर रहा था या फिर जो भी उस वक़्त का चल रहा था, उन सब चीज़ों का बात कर रहा था। तो कांग्रेस को हम लोग 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। कांग्रेस को हम लोग 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। पहला जो फेज़ है, वो हम लोग देखते हैं मॉडरेट्स फेज़, आपको लिखते चलना है। दूसरा हम लोग देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़, तीसरा जो होता है वो है गांधीयन इरा। अब ये 3 फेज़ में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो सिर्फ़ हम मॉडरेट फेज़ पढ़ेंगे और राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म पढ़ेंगे कि एक्सट्रीमिज़्म का राइज़ क्यों होता है और मेनली हम लोग का फ़ोकस रहेगा मॉडरेट से, क्योंकि मॉडरेट से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। तो जो मॉडरेट फेज़ था 1885 से लेकर के
905 तक को हम लोग मॉडरेट फेज बोलते हैं, 19 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज, और 19 से 1990 ऑनवर्ड गांधी तक जो होता है वो हम लोग गांधीयन इरा बोलते हैं। तो ये 3 फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और हम लोग पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक? अब मॉडरेट फेज हम लोग समझते हैं। अब हम लोग मॉडरेट फेज देखते हैं। देखिए मॉडरेट फेज हम लोगों ने कब से कब तक देखा? 1885 से 905 तक, ये मॉडरेट फेज था। अब इसको मॉडरेट फेज क्यों कहते हैं, ये समझिए। तो मॉडरेट फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उस वक्त का जो कांग्रेस का जो मेथड था, प्रेयर पिटिशन प्रोपेगेंडा का, या फिर उस वक्त जो कांग्रेस जिस हिसाब से बिहेव कर रहा था, या फिर जो कांग्रेस का डिमांड्स था, या फिर कांग्रेस उस वक्त किस तरीके से वर्क कर रहा था, उसी चीज को लेकर के या वही सब जो कांग्रेस का एक्शन था उसे लेकर मॉडरेट बोलते हैं। और मॉडरेट इसलिए बोलते हैं, जब हम लोग देखेंगे 1905 के बाद तो कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा सा बदलता है। कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस का डिमांड करता है, डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश फ्रेमवर्क। तो इसलिए तो जो मॉडरेट उन लोगों को कहते थे, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट था उन लोग से डिफरेंशिएट करने के लिए लोग खुद को मॉडरेट्स कहते थे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो नियो नेशनलिस्ट जिनको बोलते हैं, नियो नेशनलिस्ट जिनको बोलते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन लोग से थोड़ा सा हट के, तो जो इन लोग का मेथड था वो था, ये मेथड पे आप ध्यान दीजिएगा। जो मेथड था वो था ग्रेजुअलिज्म। मतलब ग्रेजुअलिज्म का मतलब होता है धीरे धीरे, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके, कि जो भी लॉ है, जो लॉ परमिट कर रहा है, उसी के हिसाब से, कैसे मान ली कि लॉ परमिट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो लोग प्रोटेस्ट करते थे, तो उसी सबको। और इन जो ग्रेजुअलिज्म था, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कर लीजिए, ये 3P मेथड पे बेस्ड था, बेस्ड था 3P मेथड पे। अब 3P मेथड क्या था, ये आपको डायग्राम बनाना है। प्रेयर, पिटिशन, और प्रेयर पिटिशन प्रोपेगेंडा, ये 3 मेथड जो था 3P मेथड था। अब ये 3P मेथड क्या है ये समझिए। प्रेयर मतलब मान लीजिए कि कोई काम करवाना है, उस वक्त कांग्रेस से कोई काम कर रहा था, हाथ जोड़ रहा है कि जो वाइसरॉय है, या फिर ब्रिटिश को कि ये राइट चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, तो लोग हाथ जोड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रेयर काम नहीं आया, तो पिटिशन डाल रहा है, लेटर लिख रहा है, या फिर जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, मतलब पिटिशन डाल रहा है, लेटर लिख रहा है, जो भी कर रहा है, ये सब काम कर रहा है। ये भी फेल कर गया, तो फिर क्या कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोपेगेंडा मतलब मान लीजिए कि रैली निकाल रहा है, न्यूज़पेपर में छाप रहा है, ये सब काम कर रहा है। अगर प्रेयर फेल किया तो पिटीशन, पिटीशन फेल किया तो प्रोपेगेंडा। यही 3P मेथड था, जो कि जो ग्रेजुअलिज्म या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेथड था, यही 3P मेथड पे बेस्ड था। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो हो गया जो मॉडरेट्स था, तो मॉडरेट्स किसे कहते हैं? तो ये सब जो कार्य था, इस तरीके से जो लोग काम करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह करके, और बहुत ही धीरे-धीरे पीसमेल अप्रोच से ब्रिटिश कुछ अगर दे रहा है, तब हम लोग रख रहे हैं, खुद से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डिमांड नहीं कर रहे हैं। इन्हीं लोग को न्यू नेशनलिस्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी देख सकते हैं, चाहे ब्योमकेश चंद्र उसमें मुखर्जी जो थे, उनका नाम आप देख सकते हैं, या फिर जो भी एसएन बैनर्जी जो थे, उनका नाम आप देख सकते हैं। मतलब जो लोग भी थे 3-4 लोग, आप उन लोग उनका नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डिमांड्स क्या रहा था मॉडरेट्स का, कि मतलब ठीक है, रियलिज़्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनिज़्म के थ्रू क्या डिमांड कर रहा था? ऐसा क्या डिमांड था जिसके कारण इन लोग को मॉडरेट्स कहा जाता है? तो हम लोग जो डिमांड्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट सबहेड में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, डिमांड्स ऑफ, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसका दिक्कत नहीं है। बस आपको कीवर्ड के हिसाब से लिखते चलना है। अब हम लोग डिमांड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
4 पार्ट में हम लोग जो डिमांड है उसको डिवाइड करते हैं। जो पहला डिमांड था, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव। पहला जो डिमांड था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड था। दूसरा जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लोग सब देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा जो डिमांड था वो था मिलिट्री। चौथा जो था इकोनॉमी। ये 4 फ्रेमवर्क में हम लोग जो कांग्रेस का डिमांड था या फिर मॉडरेट्स का जो डिमांड था, उसे देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में पहला डिमांड सबसे पहले था जो था वो था सेल्फ रूल का जो डोमिनियन स्टेटस, आप देख सकते हैं, डोमिनियन स्टेटस, जो 1906 में डिमांड किया गया था। दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंटशिप में डिमांड किया गया था, दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंटशिप में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ये था डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे आप समझ पढ़ाया होगा आपको कि 1861 में या फिर 1892 में कुछ कंसेशन दिया गया था, ठीक है, कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिला था, या फिर आपको 1909 का एक्ट समझ पढ़ाया होगा, तो उसमें बताया होगा कि 1909 में एक लॉ मेंबर को वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिल जाता है। तो यही सब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड था, जो उस वक्त का जो एक्ट आता था उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वही उसी में रिफॉर्म का, उसी का जो सेटअप में रिफॉर्म था, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड बोलते हैं। तो ये आगे हम लोग देखते हैं, आगे डिमांड और क्या हो सकता है, आप लॉजिकली सोचिए, बजट में डिस्कशन, बजट पे डिस्कशन, ये डिमांड था। वोटिंग राइट्स, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में आ गया। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में देखते हैं। तो ये आप देखिए, आपको मैं 4 इसलिए बता दें, लेकिन आपको 2 भी याद रखिएगा, इन 4 में 2 भी याद रहे काम चलेगा, क्योंकि आपको पेज आपके पास सीमित है। मैं समझाने के लिए बस इतना लिखवा दे रहा हूँ, इतना आपको याद रखना नहीं, बस आप कीवर्ड सब याद रखो, बस डोमिनियन स्टेटस हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, वोटिंग राइट्स हो गया, बजट पे डिस्कशन हो गया, ये सब आपको। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में देखते हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको ये तो बहुत, आप जैसे पीटी के टाइम ही पढ़ते होंगे, इंडिजिनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज। इंडिजिनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज, अब इसका मतलब समझिए कि जो भी टॉप लेवल सर्विस था, जैसे मिलिट्री में हो गया, या फिर उस वक्त का जो हम लोग आईएएस बनता था, तो आईएएस बनना भारतीय के लिए बहुत कठिन था, 19 साल का एज कर दिया था घटा करके। आप 19 साल के लोग एज में तो लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, कहाँ से बन जाएगा? तो इसलिए एज का जो था, एज घटाने का बात चलता है कि एज को इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज इन द एज आईसीएस एग्जाम। तो इन सब पे बात चल रहा था कि ये सब किया जाए, जैसे कि और इंडियन लोग दे सके, 19 से बढ़ा करके 23 करने का बात चल रहा था। एक डिमांड और था कि जो आईसीएस का एग्जाम था, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, वो ब्रिटेन में होता था। अब आप कितना ही इंडियन लोग ब्रिटेन जा सकता था, आप खुद सोचिए, अभी अगर बहुत लोग नहीं जा सकता, तो उस वक्त कितना ही लोग जा सकता था। तो ये जो आईसीएस का एग्जाम था, बहुत लोग दे नहीं पाते थे, बहुत चुनिंदा लोग दे पाते थे। तो इसलिए जो आईसीएस का एग्जाम हो इंडिया में कंडक्ट करवाया जाए, ये भी एक डिमांड था एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में। अब हम लोग मिलिट्री डिमांड देखते हैं, तो मिलिट्री डिमांड में सबसे बेसिक डिमांड आप खुद लॉजिकली देखोगे, जो हम लोग लिटन के टाइम पर आप पढ़े थे कि लिटन के टाइम पे सेकंड अफगान वॉर हो रहा था, बहुत पैसे खर्च हो रहा था। तो सबसे पहला तो हो जाएगा रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसमें रिडक्शन का बात करता था। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें दूसरा था कि जो कमांडिंग रैंक है, जो भी कमांडिंग रैंक होता है, उसमें इंडियंस का अपॉइंटमेंट हो। कमांडिंग रैंक में इंडियंस का अपॉइंटमेंट हो, ये था। हम लोग अब इकोनॉमी देखते हैं, इकोनॉमी में देखिए क्या था कि जो रेवेन्यू था, या फिर मान लीजिए कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, उन सब पे तो कट करने का बात किया गया था, और इरिगेशन पे, या फिर जो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट्स है, या फिर इंडिजीनियस इंडस्ट्री है, उन सबको सपोर्ट करने का बात किया गया। जैसे जो सॉल्ट लॉ है उसको हटाने का बात किया गया था, उस वक्त भी बात किया गया था, सॉल्ट जो टैक्स था उसको हटाने का बात किया गया था, हटाने का बात किया गया था। इरिगेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाने का बात किया था, इरिगेशन फैसिलिटी पे किया गया था। जो स्मॉल इंडियन इंडस्ट्री था, उसको सपोर्ट करने के लिए बात किया गया था, उसको इंसेंटिव देने का बात किया गया था। जो हमारा एक्सपोर्ट था उसमें हैवी ड्यूटी लगता था, तो वो हैवी ड्यूटी हटाने का बात किया गया था। जो उधर से हम लोग इंपोर्ट करते थे, उस पे ड्यूटी लगाने का बात किया गया था। तो ये सब चीज़ जो है वो इकोनॉमिक डिमांड में आता है। तो जो मॉडरेट्स का डिमांड था,
तो यही सब डिमांड के इर्द-गिर्द जो मॉडरेट जो इनिशियली कांग्रेस जो फॉर्म हुआ था और कांग्रेस फॉर्म होने के बाद जो डिमांड्स मॉडरेट का रहा, इसी के इर्द-गिर्द उन लोगों का डिमांड घूमता है। तो आप अगर एग्ज़ाम में भी लिखिएगा तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से डायग्राम या फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। अब ये तो डिमांड था। अब हमने डिमांड देख ली, चलो ये डिमांड था। अब इतना डिमांड में पूरा क्या-क्या हुआ? तो पूरा क्या-क्या वो हम लोग देखने से पहले देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा मॉडरेट्स का। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, डिमांड तो मॉडरेट्स कर रहा था कि ये डिमांड चाहिए, ये डिमांड चाहिए, लेकिन सब पूरा कितना हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा और ये देखते हैं कि मॉडरेट्स कंट्रीब्यूट क्या-क्या किया। ये इनिशियल अर्ली ने देखिए, मॉडरेट्स को अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं। मॉडरेट्स को अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते थे। अब इससे कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि अगर मान लीजिए कि मॉडरेट्स दे दिया या फिर अर्ली नेशनलिस्ट दे दिया, तो बात देखिए है, उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप पीटी के टाइम पे पढ़ते होंगे, वो इकोनॉमिक क्रिटिक था। वो इकोनॉमिक क्रिटिक था। अब इकोनॉमिक क्रिटिक में आपको जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी जो थे, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डीबीएन, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिए थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिए थे। किताब का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सब देखिए, अब ये सब लिखिएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन में आपको 15 नंबर लाना आसान है। 15 15 नंबर, 16 नंबर आप ऐसे भी ला दीजिएगा। लेकिन जब आप ये सब लिखिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किस बुक दाराभाई नौरोजी दिए थे और किस बुक में दिए थे, या फिर आरसी दत्ता का जो था, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनैलिटी है, उनका अगर आप लिखिएगा तो ये सब एक्स्ट्रा मार्क्स दे, जैसे आप देखिए, अब ये जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये अन ब्रिटिश रूल, ये किताब में दादाभाई नौरोजी ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब इसमें आप 1-2 एग्ज़ाम्पल और दे सकते हैं, जैसे एमजी रनाड़े का लिख सकते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ये किताब का नाम था रूल ऑफ इंडिया। अब एमजी रनाड़े जो थे, देखिए एटलीस्ट आप इन तीनों का नाम याद रखिए इकोनॉमिक क्रिटिक में। अगर आप बहुत मान लीजिए इकोनॉमिक क्रिटिक को आप एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं, बस आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में दादाभाई नौरोजी का दे दीजिए। एमजी रनाड़े जो थे, ये एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी लिखे थे। और जो आरसी दत्ता थे, जो आरसी दत्ता थे, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे थे। अब आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी समझिए कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है क्या बेसिकली? किस तरीके से ड्रेन हो रहा था? आप ये समझिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है क्या? अब मिला-जुला के तीनों यही लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, अब ये समझिए। अब वेल्थ कैसे ड्रेन हो रहा था? एक तो वेल्थ नॉर्मली ड्रेन हो रहा था कि हम लोग वहाँ से सामान मंगवाते थे, यहाँ से पैसा जा रहा था, गोल्ड जा रहा था, एक तो बेसिक ड्रेन ये था। दूसरा जो ड्रेन था, वो ये ड्रेन था कि मान लीजिए वहाँ का जो कंपनी था, वो रेलवे में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बैंक लोन दे रहा था। तो जब बैंक लोन दे रहा था, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो इंडियन गवर्नमेंट था उस वक़्त का, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट था, वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे करता था। जैसे मान लीजिए कि मैं ब्रिटिश हूँ, मैं अंग्रेज़ हूँ और मैंने रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया। अब मान लीजिए कोई इंडियन उस वक़्त इन्वेस्टमेंट किया, जैसे इंडियन नहीं करता था इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसकी पैसा था नहीं उतना। तो इंडियन्स को मान लीजिए 2% पैसा 2% इंटरेस्ट रेट मिलता, ब्रिटिश को 20% इंटरेस्ट रेट मिलता था, 50% इंटरेस्ट रेट मिलता, इस तरह से इंटरेस्ट रेट मिलता था। तो इससे क्या होता था, जो इंडिया का बेस था वो इंडिया में रह नहीं रहा था। अगर इंडियंस को मान लीजिए इंडियंस का पैसा रेलवे बनाने में लगे, तो ठीक है, वो इंडिया में पैसा रह जाएगा। लेकिन अगर बाहर का पैसा रेलवे बनाने में लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसा रेलवे बनाने में लगा, बाहर का पैसा लगा है, तो बाहर से लोन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा। तो आप देख लो, इंडिया से जो ड्रेन है, वेल्थ हो रहा है, वो जा रहा है बाहर। तो यही सब चीज़ को एक्सपोज़ किया गया था, यही सब चीज़ को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में ये लोग एक्सपोज़ किए थे। दूसरा था कि ये लोग जो पब्लिक ओपिनियन था, हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एक्सपोज़ करने में तो देखिए, अब ये सब क्या है ना कि नैरेटिव है। जो ब्रिटिश का नैरेटिव था क्या, कि वो लोग ऑन द मिशन है, सिविलाइजिंग मिशन है, वो लोग सिविलाइज़ दुनिया को निकला है सिविलाइज़ करने के लिए। तो ये सब क्या नैरेटिव है, फेक नैरेटिव है। तो वही सब नैरेटिव को बस्ट करना था कि नहीं,
ये लोग सिविलाइजेशन पे नहीं निकला, सिविलाइजिंग मिशन पे नहीं निकला, ये लोग बेसिकली लूटने निकला है, ये लोग ड्रेन करने निकला है वेल्थ को। जैसे इसी बात पे बीजी तिलक बोलते हैं, बीजी तिलक का एक बहुत ही फेमस लाइन है बीजी तिलक का कि इट इज लाइक डेकोरेटिंग अनदर्स वाइफ, मतलब कि इंडिया का जो पैसा है ना, वो हम लोग का पैसा ऐसा है, किसी मान लीजिए कि कोई किसी की और बीवी को सजाने में लगा दिया पैसा। ये बीजी तिलक का स्टेटमेंट है, आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि बीजी तिलक कहते हैं इट वाज लाइक डेकोरेटिंग अनदर्स वाइफ, मतलब दूसरी की पत्नी को आप सजा रहे हैं अपना पैसा से। आप सोच लीजिए कैसा बात है। तो ये चीज हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा है कि दूसरा तो आपको देखिए पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, या फिर इंडियन मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो था 1909 का। तो ये सब जो था, ये सब मॉडरेट्स के दबाव में आप कह सकते हैं ये सारा एक्ट आया था। तो ये तो चलिए आप लोगों को पता है, वैसे भी सवाल पढ़ाया ही होगा। दूसरा तीसरा हम लोग देखते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन था, मोबिलाइजिंग मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। जो पब्लिक ओपिनियन था थ्रू न्यूज़पेपर या फिर थ्रू पैम्पलेट्स या फिर थ्रू डिफरेंट मीन्स, ये लोग पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते थे और अंग्रेजों पे दबाव बनाते थे, और वहां से ये लोग ये काम करते थे कि जैसे कि मान लीजिए कुछ भी कोई भी काम करवाना है, तो दबाव बना के काम करवाते थे। दूसरा था कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। जो भी राइट्स था, लोगों का राइट्स था, ये लोग प्रोटेक्ट करते थे उस वक्त। ऐसा कि मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये लोग उसमें हेल्प करते थे प्रोटेक्शन से। मान लो ये लोग जो भी ब्रिटेन से पढ़ के आए तो नॉर्मली बैरिस्टर ही सब लोग थे, तो ये लोग उसमें बहुत हेल्प करते थे। जैसे किसी को फॉल्स केस लग गया या फिर किसी फॉल्स चार्ज लग गया, तो ये लोग उसमें बहुत मदद करते थे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का तो हम लोग देख ही लिए। जैसे हम लोग वो पढ़ लिए थे कि जो इकोनॉमिक जो हम लोग डिमांड पढ़े थे कि इरिगेशन में फैसिलिटी इंप्रूव करने का, तो उन सब में फिर जो अंग्रेज था थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था, या फिर टैक्स बर्डन थोड़ा बहुत कम कर रहा था, या फिर जो डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस हम लोग देख ही लिया। तो ये सब जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है, या फिर जो जो एक चीज और, एक पॉइंट कौन सा था, 3 4 5 6 7, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उस वक्त का जो मास मूवमेंट हम लोग आगे देखते हैं जाकर, जैसे एनसीएम देखते हैं या फिर स्वदेशी देखते हैं, तो जो बेस था उस मास मूवमेंट का ना, यही मॉडरेट्स का बना हुआ था। तो बेस ऑफ मास मूवमेंट, उस वक्त का जो मास मूवमेंट था उसका बेस यही लोग बनवाया था, क्योंकि आप उस समय अर्ली सीट से आप ऐसा कंक्लूजन लिखेंगे जो बिपिन चंद्रा का एक स्टेटमेंट है, द पीरियड फ्रॉम 1885 टू 1905 was the seed time of Indian nationalist and the early nationalists sold the seed very well। मतलब बिपिन चंद्रा कहते हैं कि 1905 से लेकर के सॉरी 1885 से लेकर के 1905 तक का जो वक्त था, वो इंडियन नेशनलिज्म में सीड बोया जाता था, इंडियन नेशनलिज्म का सीड बोया जाता था, जिसका कि बाद में जाके गांधी जी या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिस्ट होते हैं उसको बहुत अच्छे से हार्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। ये था। एक डिमांड और भी था, इंडिया फॉर इंडियंस, कि मतलब जो इंडिया है वो इंडियंस के लिए, इंडिया का जो भी यूज होगा इंडियंस के लिए। तो ये सब हम लोग देख लेते हैं जो कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, डिमांड देखा, फिर उसका कंट्रीब्यूशन देखा। बिपिन चंद्रा का जो स्टेटमेंट मैंने बताया वो आपको नोट से मिल जाएगा, तो आप एज इट इज आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कि अब जब आप आंसर लिखिएगा तो सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन या फिर वो लोग जो का जो डिमांड था वो तो आप लिखेंगे नहीं, आप क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म इन लोग का बनता है, वो ये बनता है कि इन लोगों का जो बेस था ना बहुत ही नैरो बेस था। मतलब ये लोग मासेस पे जैसे जो भी मास था, जो मास जो भी लोग थे, पीपल था, उन लोगों पे ये लोग भरोसा नहीं करते। इन लोगों को लगता था कि अगर मास मूवमेंट करेगा तो अंग्रेज नाराज हो जाएगा, और जो भी कंसेशन अंग्रेज दे रहा है वो कंसेशन देगा नहीं। तो इस कारण से क्या था, इन लोगों का बेस बहुत नैरो बेस था, मतलब बहुत ही नैरो
मतलब आप देखो कांग्रेस का पहला सेशन कितना 72 डेलीगेट्स थे। तो आप समझ सकते हो कि करोड़ों का देश में कितना छोटा सेक्शन के लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो पहला जो इन लोग का जो क्रिटिसिज़्म था, यही था कि नैरो बेस। पहला क्रिटिसिज़्म इन लोग का यही था। दूसरा क्रिटिसिज़्म था कि अब नैरो बेस से आप समझिए लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन कि वो रिलेटेड इसी से है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड था। आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव एटीट्यूड मतलब गवर्नमेंट जो था, इन लोगों के प्रति कोई बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता था। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें देखिए जैसे देखिए इन लोगों को डिसलॉयल बाबू बोलता है डफरिन या फिर सेडिशियस ब्राह्मण बोलता है डफरिन। तो ये सब क्या था? ये सब नेगेटिव एटीट्यूड ही था, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इरिटेट होता था। और अब जैसे डफरिन का स्टेटमेंट क्या है कि सेडिशियस ब्राह्मण मतलब ये जो ब्राह्मण ये लोग हैं सेडिशियस ब्राह्मण या फिर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। तो ये सब क्या टर्म्स है? बहुत नेगेटिव टर्म्स है। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ क्रिटिसिज्म, चौथा क्रिटिसिज्म। अब फोर्थ क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ही मतलब लिमिटेड गोल था। लिमिटेड गोल इन द सेंस कि मतलब इन लोग ऐसे डिमांड करते थे। इन लोग को फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस या फिर इन लोग का था कि एक सीट एक्स्ट्रा दे दो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक सीट मतलब एक होता है ना पर्सनल फेवर टाइप का इन लोगों का डिमांड रहता था अदली में। मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म था जैसे सेफ्टी अभी हम लोग कांग्रेस का पढ़ेंगे कि सेफ्टी बॉल थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये सब जब पढ़ेंगे थोड़ा देर में, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब वहाँ पे लगता था कि बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट पे बनाया गया है कांग्रेस को। तो बहुत ही लिमिटेड गोल था मतलब उसमें। जैसे लिमिटेड गोल का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक बार मतलब कोई भी मेंबर जो थे कांग्रेस का, वो अपना काम पे ज़्यादा फ़ोकस मतलब मोस्टली तो बैरिस्टर थे, तो ये लोग पूरे साल में 1 बार मिलते थे, दिसंबर के टाइम पे। पूरे साल में 1 बार मिलते थे और 2 से 3 दिनों का सेशन होता था और उसी में डिसाइड होता था कि करना क्या है और नहीं करना है। तो ये सब क्या था? अब इसीलिए इसी बात पे जो अश्विनी कुमार दत्त थे, वो बोलते हैं कि जो जो कांग्रेस का सेशन होता है ना, वो 3 दिनों का तमाशा होता है बेसिकली। इट इज़ अ 3 डे तमाशा। होना क्या चाहिए? पूरे साल चलना चाहिए। अगर मूवमेंट हो रहा है तो पूरे साल मूवमेंट चलेगा। इन वो कांग्रेस का 3 दिन का सेशन होता था। जैसे बीजी तिलक का एक स्टेटमेंट है कि इफ वी क्लॉक लाइक अ फ्रॉग वन्स अ ईयर वी विल गेट नथिंग। मतलब अगर हम लोग मेढक जैसा मतलब साल में 2-3 दिन टर-टर करेंगे तो हम लोग क्या ही मिलना है? कुछ नहीं मिलना। तो ये सब जो पंच लाइन है आपको याद जैसे नोट्स में आपको ये सब पंच लाइन मिल जाएगा। लेकिन आपको ये सब याद रखना है कि इफ वी क्लॉक लाइक अ फ्रॉग वन्स अ ईयर देन वी विल गेट नथिंग। या फिर जो अश्विनी कुमार दत्ता का है कि कांग्रेस सेशन वाज़ अ 3 डे तमाशा मतलब 3 दिन का तमाशा था। या फिर जैसे अरविंदो घोष बोलते हैं कि कांग्रेस इज़ अ बेइंग इंस्टीट्यूट मतलब वो लोग मतलब भीख माँग रहा है। कोई काम-वाम कर नहीं रहा है। मतलब क्या है कि ब्रिटिश कुछ देगा तभी उन लोग का काम चलेगा। वो लोग इन सब चीज़ों पे करते थे। तो ये सब क्रिटिसिज़्म था। एक क्रिटिसिज़्म और आप लिख सकते हैं कि मीटिंग जो था ये सेम इस यहीं से निकल जाएगा कि मीटिंग वन्स अ ईयर मतलब साल में 1 बार मिलना। तो ये सब क्या था? कांग्रेस का क्रिटिसिज़्म को दिखाता है। तो जो कांग्रेस का जो क्रिटिसिज़्म आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ कौन लोग कर रहे हैं? तो एक्सट्रीमिस्ट लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये जो क्रिटिसिज़्म हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस का, ये कौन लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? तो एक्सट्रीमिस्ट लोग ही तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट फेज़ में शिफ्ट कर जाएँगे कि जो फैक्टर था, कौन-कौन सा फैक्टर जो था एक्सट्रीमिज़्म को हेल्प करता है राइज़ करने में, वो देखेंगे अब। कि ठीक है, ये सब जो था कांग्रेस क्रिटिसिज़्म था। तो हम अब ये देखते हैं कि क्या-क्या फैक्टर रहा जिससे कि एक्सट्रीमिस्ट का राइज़ हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक में चलते हैं। फैक्टर्स लेड टू द राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म लिख लीजिए या फिर एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज़्म लिख लीजिए या फिर मतलब दोनों लिख लीजिए। बात देखिए, तो सबसे पहला तो जो फैक्टर था वो सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? डिससैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन विथ मॉडरेट्स एटीट्यूड।
जो माओइस्ट का एटीट्यूड था, 3P वाला जो एटीट्यूड था, या फिर जो जिस हिसाब से लोग ग्रेजुअलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन पे कर रहा था, तो उससे ये लोग डिससैटिस्फाइड थे। मतलब कि कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ 15 साल में क्या ही मिला था, कुछ नहीं मिला था। एक आध सीट मिल गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं था। तो इसलिए दूसरा था रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसे इकोनॉमिक क्रिटिक हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी का, या फिर आरसी दत्ता का, या फिर एमिली रनाडे का, तो उससे क्या पता चलता है, डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पता चलता है। तो ब्रिटिश का जो कैरेक्टर था, जो रियल कैरेक्टर था, जो रियल जो पर्पस था ब्रिटिश का, क्यों भारत में था ब्रिटिश, लूटने का पर्पस से था, तो वो पता चलता है, जिससे कि और लोगों में गुस्सा आता है। जैसे कि आप देखिएगा कि चापेकर ब्रदर्स जो थे उस वक़्त जो प्लेग कमिश्नर को मारते हैं, तो वो सब क्या है? वो यही सब गुस्सा तो निकलता है। या फिर जो एक हम लोग और देखते हैं कि जो मिथ था कि जो यूरोपियंस है वो इनविंसिबल है, मतलब कि उन्हें हराया नहीं जा सकता है। इसका मिथ खत्म होता है, जैसे जापान जो था वो रसिया को हरा देता है। तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं कि बस्टिंग द मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी। अच्छा, आप सुनते जाइएगा, सिर्फ ये मैं बस रफ नोट्स इसलिए आप लोगों को बनवा रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, राइटिंग का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि राइटिंग से कुछ होना ज़्यादा है नहीं। आपको नोट्स वैसे मिल जाएगा, बस आपका रफ नोट्स बना होना चाहिए, बस उस पे डिपेंड। अब इसमें जो एग्जांपल आप दीजिएगा, जापान विक्ट्री ओवर रशिया। हाँ, तो जापान विक्ट्री विक्ट्री ओवर रशिया, रशिया को मार के तोड़ दिया था जापान 1905 के लगभग में, 1904-5। तो इन सब से क्या, ये सब से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा था कि पहले अंग्रेज बोलता था कि हम हारते नहीं। एक एग्जांपल और लीजिए, इथोपिया जो था, इथोपिया जो था वो इटली को हरा दिया था। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ऐसा मिथ बना था कि यूरोपियंस हार नहीं सकते हैं, अब इंडियंस ने देखा नहीं, ये लोग हार सकता है, ये लोग हार भी सकता है। तो इससे क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इंडियंस में कि नहीं, ये लोग भी हार सकता है, तो हम लोग भी मूवमेंट करके इन लोग को हरा सकते हैं। और कारण क्या था कि रिएक्शन रिएक्शन टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन। मतलब एग्रेसिव वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा था, जो क्लॉथ्स था, या फिर जो ड्रेस था, फूड था, म्यूजिक था, जितना भी उस वक्त का था, बहुत जैसे अभी देखिए तो कैसे इतना वेस्ट हम लोग पे हावी, हम लोग जींस पहनते हैं, शर्ट पहनते थे, ये सब क्या वेस्ट का कल्चर है। इंडिया का आपका था, उसमें हम लोग इंडिया में क्या धोती हम लोग पहनते थे। तो जो वेस्ट का कल्चर था, बहुत हैविली हावी हो रहा था इंडिया पे। तो उसके रिएक्शंस में भी, जैसे एक और था, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जो इंडस्ट्रीज था आप देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्री था, इंडियन इंडस्ट्री हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, जब 1857 हम लोग पढ़ रहे थे, कि जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म कर दिया था ब्रिटिश। जो ब्रिटिश का जो मशीन मेड गुड्स था, तो उससे जो मशीन मेड गुड्स था वो क्या था, तो ब्रिटेन का गुड्स था, वो वहाँ वहाँ का मशीन अगर है, वहाँ का लोग अगर प्रोडक्शन कर रहा है, तो वहाँ का कल्चर के हिसाब से प्रोड्यूस होगा। इसी कारण से क्या था, इंडिया जो था उसमें वेस्टर्नाइज़ हो रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या था ना, कि जो एजुकेशन था, एजुकेशन भी इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन था, हम लोग अभी भी देखते हैं। आप बहुत लोग बोला कि मैकॉले का प्रोडक्ट है, ये सब क्या है, ये सब इंग्लिश एजुकेशन का क्रिटिसिज्म ही तो है। तो ये सब था। ऊपर से हम लोग देखते हैं, एक और आगे बढ़ते हुए देखते, नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, तो ये था कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन था उस वक्त का, या फिर और भी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन हम लोग वहाँ बात कर लिए, जैसे वर्जनिंग, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आपको पता वो सब प्लेग फैल गया था, और जब प्लेग फैला था 1899 के अराउंड, 1899 1900 के अराउंड, तो जो आप पढ़ेंगे, जो प्लेग कमीशन था, डब्ल्यू सिरांड, उसको चापेकर ब्रदर्स ने मारा था।
तो ये सब क्या था? ये सब एग्रेसिव नेशनलिज्म ही तो था, जो राइज़ हो रहा था। तो ब्रिटिश का जो एक्शन था, उसका रिएक्शन था, ये था। आगे हम लोग देखते हैं कि जो कर्ज़न का पॉलिसी था, जैसे हम लोग जो नेशनलिज्म में जो पढ़े थे लिट्टन का या फिर कर्ज़न का, तो उसी तरह से हम लोग कर्ज़न का पॉलिसी देखते हैं कि उस वक़्त जो 1900 के टाइम का जो नेशनलिज्म था, उसका राइज़ का एक जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म था, क्योंकि 1905 में कर्ज़न पार्टीशन कर दिया था और उसी वक़्त आप देखेंगे कि स्वदेश बांधव समिति बनता है या फिर बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रहा था। तो वो यही सब कारण से बना, कर्ज़न के पॉलिसी से कारण से। तो पहला जो जो पॉलिसी था, अच्छा इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, क्योंकि कर्ज़न का पॉलिसी थोड़ा अच्छे से हम लोग देखेंगे। कर्ज़न का पॉलिसी हम लोग अच्छे से देखेंगे, तो जो इसको ऐसे देखते हैं, 1 सेकंड। कंज़र्वेटिव, कंज़र्वेटिव पॉलिसीज़ ऑफ कर्ज़न। जो कर्ज़न का कंज़र्वेटिव पॉलिसी था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनलिज़्म था, उसका राइज़ था। क्योंकि जो मॉडरेट्स था, वो डिमांड फुलफ़िल कर नहीं रहा था। मॉडरेट्स का जो डिमांड था, वैसे ही फुलफ़िल हो नहीं रहा था। देखा था मॉडरेट डिमांड कर रहा है, पेड पिटीशन प्रोपेगेंडा कर रहा है। फिर भी जो ब्रिटिश था, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये था, जो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में, पार्टीशन पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक बहुत बड़ा कारण था उस वक़्त का जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज़्म था, उसका राइज़ था। जब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। इसी में दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उस वक़्त दिल्ली दरबार होता है। 1904 के अराउंड दिल्ली दरबार होता है। सॉरी 1902, 1900, और उस वक़्त देश में क्या होता है, भूखमरी फैला होता है, फेमिनिन फैला होता है और करोड़ों रुपया खर्च करके उसमें दिल्ली दरबार करवाया जा रहा था। तो इससे क्या दिखता है, इससे ब्रिटिश का नेगेटिव एटीट्यूड दिखता है कि इंडियंस को लेकर के ब्रिटिश को सीरियस से नहीं है, बस ये लोग लूटने आया है। दूसरा हम लोग देखते हैं इंडियन ऑफिसर सीक्रेट एक्ट। इंडियन ऑफिसर सीक्रेट एक्ट। अब ये क्या किया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था लोगों का, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था लोगों का, उसको कर्ब किया था। मतलब उस पे रोक लगा दिया था, कर्ब किया था, CURB, कर्ब किया था, मतलब रोक लगा दिया था उसपे। या फिर जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये क्या किया था? तो जो भी यूनिवर्सिटी था, उसको ऑटोनॉमी छीन लिया था। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज होता है ना, वहीं से राइज़ होता है नेशनलिज़्म, क्योंकि यंग ब्लड होता है सब लोग। जैसे आप यूनिवर्सिटी का इलेक्शन देखिए, कोई भी इलेक्शन देखिए, जो जो छात्र नेता होता है, सबसे ज़्यादा यंग ब्लड जो जुनून होता है खून में, वो यंग लोगों के खून में होता है। जो हम लोग का खून है, उसमें होता है। तो और वो उसका राइज़ जो सबसे जो बेस होता है, वो यूनिवर्सिटी ही होता है। यहीं से तो इसीलिए यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी पे कर्व किया था कि जो आप बंगाल में देखिएगा, तो जितना भी उस वक़्त था, तो इसीलिए आप देखिए कि उस वक़्त जो इंडियन यूनिवर्सिटी था, वो बहुत ज़्यादा खुल रहा था। जैसे जो नेशनल स्कूल खुला था अरबिंदो घोष का, तो वो सब इसी के अगेंस्ट खुल रहा था। यही यही सब का जो पॉलिसी था अंग्रेज का, उससे अगेंस्ट ये सब खोला जा रहा था। तो ये सब जो था, जितना सारा, ये सब फैक्टर जो था, वो एक्सट्रीमिज़्म नेशनलिज़्म को राइज़ में अफेक्ट करता है, राइज़ में हेल्प करता है, और यही सब कारण से होता है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, जो मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट, हम लोग तो ये देख लिए क्या-क्या फैक्टर था। अब हम लोग ये देखते हैं कि ठीक है, अब एक्सट्रीमिस्ट कौन से लोगों को कहते थे? मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या था? देखिए, कुछ का तो नाम आपको पता होगा। सॉरी। देखिए, कुछ लोगों का तो नाम आपको पता होगा। 1 सेकंड।
कुछ लोगों का तो नाम आपको पता हो, जैसे बाल पाल, ये तो आप सुने ही होंगे, बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्रपाल हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, या फिर लाला लाजपत राय। औरबिंदो हो गए। तो ये सब क्या था, ये सब मिलिटेंट जो नेशनलिस्ट है, मिलिटेंट नेशनलिस्ट का लीजिए या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का लीजिए, उन लोग के प्रोपोनेंट थे, उन लोग को आइडियोलॉजी देने वाले यही लोग थे। तो किस तरीके से जो, तो किस आइडियोलॉजी में बेस्ड था इन लोग का जो थॉट प्रोसेस था, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसको साफ कर देता हूँ मैं, या अच्छा एक सेकंड इधर लिख देते हैं। पहला जो था वो था हेट्रेड, हेट्रेड टू फॉरेन रूल, मतलब सीधा नफरत था। आप मॉडरेट्स कहते हैं तो मॉडरेट्स नफरत नहीं करता था फॉरेन रूल से, मतलब वो लोग उसी में एसिमिलेट होना चाहता था, कि उन लोग को लगता था कि ब्रिटिश रूल इज द ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब जो ब्रिटिश रूल है वो हम लोग को रूल कर रहा है, तो हम लोग के लिए ही ब्लेसिंग है। वो ये मान के चलता था कि उससे क्या होगा कि हम ही लोग का रिफॉर्म, ऐसे जो भी आप मॉडरेट्स का पढ़िएगा, तो वो लोग ब्रिटिश रूल को एक कहीं हद तक सही मानते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, आप हम लोग पढ़े थे ना कि जो लिमिटेड मास पार्टिसिपेशन था मॉडरेट्स के, जो मूवमेंट था सब मास पार्टिसिपेशन लैक करता था, बहुत ही नैरो बेस था। लेकिन इन लोगों का क्या था कि जो मासेस था, बिलीफ बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ, मतलब मासेस, मतलब मासेस से कैपेसिटी ये लोग बिलीव करते थे, ये लोग लगता था मास मूवमेंट से ही रियल मूवमेंट आ सकता है। दूसरा था कि स्वराज इज द बर्थ राइट, स्वराज, स्वराज इज द बर्थ, आप बाल तिलक का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्वराज स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये आप स्टेटमेंट बाल तिलक का पढ़े होंगे। और स्वराज का मतलब यहाँ पे क्या, डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब ब्रिटिश एकदम देश छोड़ करके जाओ, वो वाला इंडिपेंडेंस कंप्लीट 1947 में हम लोग को मिला। और कांग्रेस को 20 से 30 साल लग जाता है, 1930 में जाकर कांग्रेस डिमांड करती है डोमिनियन, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करता है। तो आप देखिए कितना पहले एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात करते, स्वराज का बात कर रहे थे। दूसरा था पर्सनल सेक्रीफाइस, इन लोग का मानना था कि आपको इंडिपेंडेंस ऐसे नहीं मिलेगा, पर्सनल सेक्रीफाइस। अब जैसे एग्जांपल आप खुदीराम बोस ले सकते हैं, खुदीराम खुदीराम बोस आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, पर्सनल सेक्रीफाइस ही है। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, कि सीधा एक्शन लीजिए, कोई मतलब ब्रिटिश क्या दे रहा है नहीं दे रहा है उस पर हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम लोग क्या करें कि सीधा एक्शन लेंगे। तो ये सब जो था हम लोग एक्सट्रीमिज्म में देख रहे हैं। अब हम लोग कुछ चीज को और देख लेंगे, जैसे ये तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट का आइडियोलॉजी क्या था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या किस तरीके से राइज हुआ, हम लोग ये एक्सट्रीमिज्म में देख लिए, हम लोग मॉडरेट्स का क्रिटिसिज्म देख लिए, मॉडरेट्स का डिमांड देख लिए। और लास्ट में दो तीन चीज समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग ने ये देखा कि क्या क्या फैक्टर था जिससे कि अर्ली नेशनलिज्म का राइज होता है, या फिर जो कांग्रेस था उसका राइज होता है। अब हम लोग यहाँ पे दो तीन चीज और समझते हैं कि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है, हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको एक्सट्रीमिज्म समझाया, क्योंकि तभी अब आपको फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस समझ में आएगा। जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, या फिर कॉन्स्पेरेसी थ्योरी, या फिर लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, तभी आएगा समझ में। और जब भी आप आंसर लिखेंगे कांग्रेस का फॉर्मेशन पे, आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट वाज द फैक्टर दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, तो आपको जो मैंने फैक्टर शुरू में बताया वो फैक्टर आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये तीनों थ्योरी भी आपको बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी देते हैं कांग्रेस से फॉर्मेशन को लेकर के। जैसे कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में तीन थ्योरी पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, हम लोग तीन थ्योरी पढ़ते हैं। पहला थ्योरी है
सेफ्टी वॉल्व, ये पहला थ्योरी है। हम लोग सेफ्टी वॉल्व थ्योरी समझते हैं पहले। देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के प्रोपेगेटर कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। जो लाला लाजपत राय थे वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिए थे। अब सेफ्टी वॉल्व का मतलब समझिए, जैसे देखिए प्रेशर कुकर होता है एक मान लीजिए कि प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? जब प्रेशर बढ़ने लगता है, बढ़ता है एकदम जब प्रेशर एक्सट्रीम हो जाता है तो जो ऊपर का जो नोज़ होता है उसका ढक्कन जो भी होता है आप उसको बोलिए, वो क्या होता है ऊपर ऐसे निकलता है तो उससे गैस निकलता है। तो कांग्रेस को वही जो सीटी से निकलता है ना, सी करता है, वही कांग्रेस था। लाला लाजपत राय बोलते हैं। और ये जो कुकर है, ये मान लीजिए इंडिया है, इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है इंडिया में मान लीजिए, ये जो ब्रिटिश का रूल के कारण जो प्रेशर बन रहा है, तो प्रेशर बन रहा है तो क्या होगा? 1857 जैसा क्रांति हो जाएगा फिर, वायलेंट 1857 जैसा वायलेंट क्रांति हो जाएगा फिर और अगर अब क्रांति होता तो ब्रिटिश को ये पता था कि हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया ब्रिटिश ने ऐसा लाला लाजपत राय का मानना है, हम लोग आगे भी देखेंगे जब ये थ्योरी को कैसे भ्रष्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है ये थ्योरी को। इसलिए मैंने पहले हम लोग मॉडरेट्स पढ़े कि मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन डिमांड हम लोग इसलिए पहले पढ़े कि आपको फिर ये थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ढक्कन है, अब यहाँ पे क्या होता है एक सीटी रहता है, जैसे ये। अब जब गैस इसे पूरा भर जाता है, गैस एकदम मतलब इस लेवल पे हो जाता है कि कुकर फट जाएगा। फट जाएगा मतलब क्या होता है? प्रेशर कुकर फट जाती है, वॉयलेंस होगा। जब हो जाता है तो सीटी क्या होता है? सीटी थोड़ा-सा ऊपर होता है और यहाँ से जो भी रिलेवेंट गैस होता है, वो निकल जाता है। थोड़ा बहुत जो गैस होता है निकल जाता है, जिससे कि फिर जो प्रेशर होता है, वो इसमें सामान्य हो जाता है। तो यही जो नोज़ था, सॉरी, तो यही जो नोज़ था यही, इसी को कांग्रेस लाला लाजपत बोलते हैं, जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी यही है कि जब भी प्रेशर ऐसा बनता है, कांग्रेस के थ्रू जो देश का प्रेशर होता है, वो निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो चैनलाइज़ किसके थ्रू होगा? कांग्रेस के थ्रू होगा और कांग्रेस क्या करेगा? थोड़ा बहुत डिमांड-विमांड कर लेगा, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको? थोड़ा बहुत डिमांड कांग्रेस का फुलफिल कर देगा। फिर खत जैसे आप देखिए 1800 सॉरी 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट होता है, तो क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड रहता है कि हमको एकदम मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात कर रहा था एक्सट्रीमिस्ट, सीधा ब्रिटिश को मार के भगाने की बात कर रहा था। लेकिन क्या होता है 1909 में एक एक्ट लेके आता है पार्लियामेंटो रिफॉर्म लेकर के आता है। थोड़ा-सा कांग्रेस को कुछ-कुछ लॉलीपॉप दे देता है। जो कैरेट और स्टिक जो हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी की कांग्रेस को कैरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट था उसको स्टिक देता है। तो वही कैरेट दे दिया फिर कांग्रेस खुश हो गया कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तो और वो क्या किया जो फ्री प्रेस था उसको रिलीज़ कर दिया, खत्म कर दिया। तो यही सेफ्टी बॉल थ्योरी था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का। दूसरा जो थ्योरी है, ये मैं साफ कर देता हूँ। दूसरा जो थ्योरी है, वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। दूसरा जो थ्योरी है, वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अब ये जो है आरपी दत्त देते हैं, रजनीपाम दत्ता जो है वो देते हैं। बेसिकली रजनीपाम दत्ता कौन है? तो ये एक मार्क्सिस्ट है। अब मार्क्सिस्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्यों मार्क्सिस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो मार्क्स का थ्योरी आप देखेंगे तो मार्क्स क्या है कि वो कैपिटलिस्ट से अगेंस्ट होता है, ठीक? तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये रजनीपाम दत्ता कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो ऐसे उसको बुर्जुआ बोलता है जो कैपिटलिस्ट होता है मार्क्स के टर्म में, मार्क्सिस्ट मार्क्स उसको बुर्जुआ प्रोलेटारिएट बोलता था। आपको उसमें नहीं जाना, बस आप ऐसा समझिए कि जो कैपिटलिस्ट था, उसको कॉपरेट करता था और कांग्रेस क्या करता था? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि जब एनसीएम हो रहा था, तो एनसीएम में क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कि कॉपरेट नहीं करना है। तो जब एनसीएम चरम पे होता है, तो गांधी जी क्या करते हैं? एनसीएम को विथड्रॉ कर लेते हैं। विथड्रॉ कर लेते हैं, तो फायदा किसको होता है? तो फायदा होता है जो जैसे एनसीएम में क्या होता है कि जो पब्लिक गुड था उसको बायकॉट करना था, जो भी ब्रिटिश गुड था और हम लोग स्वदेशी फोकस कर रहे थे। तो जब विथड्रॉ कर लेता क्या होता है फिर? तो उससे बेनिफिट किसको होता है? उससे बेनिफिट होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इसीलिए जो मार्क्सिस्ट होता है क्रिटिसाइज़ करता है कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है मैं गांधी जी का एग्जांपल दिया, आप पहले भी देख सकते हैं कि कांग्रेस में कौन-कौन था? जो अमीर लोग थे वही कांग्रेस में थे। तो इस कारण से जो रणनीति पांडे कहते हैं जो कांग्रेस है, वो उतना ही अपोज़ करता है, जितना की ज़रूरत है। तो रणनीति पांडे का कहना है कि कांग्रेस अपोजेस एंड कोऑपरेट टुगेदर मतलब एक साथ अपोज़ भी करता है, कोऑपरेट भी करता है एक ही टाइम पे।
जब ज़रूरत होता है तो क्या करता है, थोड़ा-सा अपोज़ कर लिया, लेकिन फिर क्या करता है, कोऑपरेट करता है ब्रिटिश के साथ। तो ये कहते हैं रजनी पामदत्ता, जो हम लोग इनका पढ़ेंगे अ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। एक थ्योरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, तीसरा जो थ्योरी है, वो है लाइटनिंग कंडक्टर। ये थ्योरी बेसिकली ये जो थ्योरी है गोपाल कृष्ण गोखले देते हैं। इनका कहने का मतलब है कि ठीक है, ब्रिटिश हम लोग को यूज़ कर रहा था, तो हम लोग ब्रिटिश को यूज़ कर रहे थे। दोनों एक-दूसरे को यूज़ कर रहे थे। क्योंकि उस वक़्त इंडियंस, खुद भारतीय, अगर कोई इंडियंस जो है, वो अगर चाहे कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन बनाना, तो ब्रिटिश शायद बनने नहीं देता। कोई अगर इंडियन ऐसा करता, तो वो शायद ब्रिटिश बनने नहीं देता। इसीलिए एक अगर अंग्रेज बना रहा था, तो ब्रिटिश के मन में वो मतलब जैसे डाउट था डफरिन के मन में, लेकिन वो उस हिसाब से शक नहीं कर रहा था, जिस हिसाब से वो अगर कोई इंडियन बनाता, तब करता। तो जो गोपाल गोखले हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग क्या था ना कि हम लोग एज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ कर रहे थे इन लोगों का। तो ये 3 थ्योरी आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद आप कंट्रीब्यूशन लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, ये तीनों थ्योरी आपको अब एग्ज़ाम में क्या है कि अगर आप कांग्रेस में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन रखा नहीं हूँ। मैं क्लास में डिस्कस करवा दूँगा लाइव आप लोग को जब लिखने दिया जाएगा क्वेश्चन तो। तो उसमें इसी तरीके से बनाना था। हम लोग आज 1905 तक पढ़ लिए हैं नेशनलिज़्म में। समर आपको उधर से गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है या फिर एक्ट है, वो 1909 तक पढ़ा दिया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वदेशी मूवमेंट थोड़ा-सा देखेंगे, फिर हम लोग रॉलेट एक्ट को खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि रॉलेट एक्ट और एनसीएम सब खत्म कर दिया जाए, आपको एनसीएम या फिर स्टेडियम तक एक बार में पहुँचा जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उतना खत्म करेंगे, तब तक आपको समर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी पढ़ा देगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।